देखो अभी हम बात करें गोथिक लेटर के बारे में। ये जो आपने ABC पूरा लिखा है, अल्फ़ाबेट्स पूरे लिखे हैं, इसको हमने फॉलो किया है गोथिक लेटर में। ठीक है, अब आगे देखो। जब आप पूरा ए से लेकर जेड तक लिखते हैं सेम थिकनेस के साथ है, सेम थिकनेस के साथ उसे हम गोथिक लेटर कहते हैं, जैसे मैं भी आपको बताया। आगे हम शुरू करते हैं गाइडलाइंस। गाइडलाइंस, देखो गाइडलाइंस का क्या मतलब है। गाइडलाइन का मतलब है, जैसे ये मैंने शेप लिखी ए, शेप मैंने लिखी बी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बिल्कुल डिम सी एक गाइडलाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने एक स्पॉट लाइन ड्रॉ की है कि इसके बाहर आपका अल्फ़ाबेट नहीं जाना चाहिए ए। जैसे इन दोनों लाइनें के बीच में मैंने लिखा ना ए बी। तो गाइडलाइन का पर्पस यही होता है, जब आपने कोई भी लेटर लिखना है इसको प्रॉपर आपने इसके अंदर ही फिट करना है, इसके अंदर ही पूरा फिट करना है। ठीक है, C D। देखो मैं पेन के साथ लिख रहा हूँ, थोड़ी मिस्टेक होगी। ये देखो ना, डबल स्ट्रोक हो गया। ये चीज़ों को आपने ध्यान रखना है जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं ना, तो ऐसे ओवरलैप नहीं करना। वैसे तो आप पेंसिल से लिखेंगे, पेंसिल से आपने इसको रेज करके दोबारा लिखना है, क्योंकि जब CV लिखते हैं ना तो ये सिंगल स्ट्रोक ऑल ओवर कर्व की जो थिकनेस है सेम है। ठीक है, तो जो गाइडलाइन है वो आपकी हेल्प करती है कि एक लेटर को सपोर्ट करती है कि कोई भी लेटर आपका इस लाइन से बाहर ना जाए, और जिससे पूरा लेवल सेम रहता है। ठीक है, A से लेके Z तक। क्लियर। तो गाइडलाइन जो आप ड्रा करेंगे वो ड्रा करेंगे डिम पेंसिल के साथ। डिम पेंसिल से इसलिए ड्रॉ करते हैं हम, क्योंकि जो गाइडलाइन है सिर्फ सपोर्ट करने के लिए काम आती है, दिखाने के लिए काम नहीं आती। ठीक है, तो जितनी भी डिम ड्रॉ करोगे उतनी ही ड्राइंग बेटर बनेगी। ठीक है, इन द केस ऑफ द गाइडलाइंस। आगे चलें। आगे देखो, आगे आपके पास है वर्टिकल लेटर्स और इंक्लाइन लेटर्स। जो आप शीट के ऊपर लिखेंगे मोस्टली वो लिखेंगे वर्टिकल लेटर। जो मैंने अभी तक लिखा ना, ये सारे आपने वर्टिकल लेटर ही लिखे हैं, जो बनते हैं 90 डिग्री के एंगल में। ठीक है, जो इंक्लाइन लेटर है वो लिखते हैं आप 75 डिग्री में। ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे इंक्लाइन लेटर हमने कैसे लिखने हैं। सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ मैं। कई बार कोई सेंटेंस आ जाता है कि जिसमें आपने लिखना होता है इंक्लाइंड, तो इसके बारे में हम डिस्कस आगे जाके करेंगे। वर्टिकल लेटर तो अभी हम लिख ही रहे हैं, पर इस बात का ध्यान देना, चाहे आप वर्टिकल लेटर लिखो चाहे आप लिखो इंक्लाइंड, दोनों केस के ऊपर गोथिक थिकनेस, गोथिक लेटर को आपने फॉलो करना है। मतलब थिकनेस आपने बिल्कुल ही सेम रखनी है। अगर आपने थिकनेस हिला दी तो वे फिर वो मतलब गोथिक लेटर नहीं रहेंगे। इस बात का ख्याल देना। ठीक है, आगे देखो। वर्टिकल लेटर्स, गोथिक लेटर्स, इंक्लाइन लेटर्स। आगे आपके पास है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि जैसे आप एक वर्ड लिख रहे हैं, जैसे डियर। ठीक है, तो डियर वर्ड में जो बीच में लेटर्स हैं, इसमें आपने गैप को कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, जैसे कॉम्पोजिशन का मतलब है, जैसे कोई वर्ड है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी में आपने देखो H और ONEST, इन सभी में आपस में गैप कितना ले रहे हो लेटर के बिटवीन, लेटर्स के बिटवीन की बात कर रहा हूँ, कितना ले रहे हो। और जब आप लिखेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, यहाँ पर फिर दोबारा कितना गैप आएगा। ठीक है ना, आगे इज़ द, यहाँ पर कितना गैप है। तो इस गैप को, एडजस्टमेंट को आप कहते हैं कॉम्पोजिशन। ठीक है ना, जैसे कि
इस सेंटेंस में भी आपने ख्याल देना है कि थिकनेस बिल्कुल सेम होनी चाहिए। थिकनेस जैसे आप देते आ रहे हैं गोथिक सेम थिकनेस का सिंगल स्ट्रोक लिख रहे हैं या डबल स्ट्रोक लिख रहे हैं, तो इसमें भी आपने गोथिक को ध्यान देना है और साथ में ये भी ध्यान देना है कि वर्ड में और लेटर में कितना गैप होगा। देखो जो हम लिखते हैं हाइट और विड्थ वो लेते हैं हम 7:5। 7:5 का मतलब ये है कि जो आप लेटर लिखते हैं ये 7 है मिलीमीटर और 5 भी है मिलीमीटर। मिलीमीटर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 सेंटीमीटर होता है, इसके अंदर मैंने 10 यूनिट्स बना दिए, ठीक है, 5 6 7 9 10, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, इसके अंदर की जो पॉइंट है वो है मिलीमीटर। तो अप्रोक्सीमेट ये आपकी 7 mm हो चुका है और ये आपका हो चुका है 5 और 7 की हाइट 5 की विड्थ, तो ये आपका बन गया शेप ए की। जब आप हाइट और विड्थ को बिल्कुल ख्याल देते हुए को ड्रॉ करते हैं लेटर, ठीक है, तो ये पूरा मतलब है BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपने ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ एप्पल APPLE एप्पल, ठीक है। तो देखो इसकी की 7 हाइट है, सेम 7 हाइट है। इसको ड्रॉ करने से पहले आपने एक गाइडलाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, और बीच में जो आप गैप ले रहे हैं वो ले रहे हैं आप 1 mm का, मतलब 1 मिलीमीटर का आप गैप ले रहे हैं। 5 की इसकी आप विड्थ ले रहे हैं, 7 की इसकी आप हाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है पूरा मतलब है इंजीनियर ड्राइंग के हिसाब से एक वर्ड, ठीक है, क्लियर। देखो जो सभी लेटर हैं इनकी हाइट और इनकी विड्थ सेम नहीं होती। जैसे देखो 26 लेटर होते हैं इंजीनियर ड्राइंग में, सॉरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो प्रॉपर 26 लेटर्स होते हैं। तो ए से लेकर जेड तक जब आप लिखते हैं 26 लेटर्स, तो इसमें जो 5 लेटर हैं उसके जो विड्थ है वो डिफरेंट होगी। जैसे देखो सबसे पहले आई, हाइट तो आप वही ले रहे हैं 7, सभी की सेम चल रही है, ठीक है। जब आप लिखेंगे आई तो जो इसकी विड्थ है वो ली आपने 1, जो कि देखो इसकी अप्रोक्स आप देखने से नेचुरली 1 ही बनती है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। आई को आपने ऐसे ड्रॉ नहीं करना, ये गलत है। आई सिर्फ आपको एक सिंगल लाइन बनेगी, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं जे की शेप आपकी ऐसे होगी, ठीक है। इसकी 4 की विड्थ है, हाइट इसकी कितनी है 7, ठीक है। तो आई का जो साइज़ है 7 4 है, सॉरी जे का जो साइज़ है 7 4 है जे का, और जो आई का साइज़ है वो है 7:1, ठीक है। उसके आगे जब आप एल देखते हैं, एल की शेप इसका है 7 4, एल का आप लेंगे 7 4। एम का लेंगे आप, एम की तरफ ध्यान देना है, जो नीचे तक पॉइंट आना चाहिए। अगर आप एम ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है एम, ठीक है, ये एम गलत है क्योंकि इसका पॉइंट नीचे तक नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल नीचे टच होना चाहिए। तो इसका जो स्टैंडर्ड है 7 6 है, ठीक है। आगे देखो डब्ल्यू, जब आप डब्ल्यू लिखते हैं तो इसकी विड्थ लेनी है आपने 7 और 8, इसकी विड्थ ज़्यादा होगी, 8 की विड्थ होगी, ठीक है। तो अभी आपने सीखा 7 की हाइट के हिसाब से कि 7 के हिसाब से 5 आपकी विड्थ है, और 5 विड्थ लेते हुए 21 लेटर तो सेम है, सिर्फ 5 लेटर डिफरेंट है, जैसे कि आई जे एल एम और डब्ल्यू, ठीक है। ये 5 लेटर डिफरेंट है, बाकी के बाकी सारे लेटर सेम है, ओके। आगे देखो, अगर आपने शीट के ऊपर हाइट ज़्यादा लेना चाहते हैं, जैसे कि देखो हेडिंग आप थोड़ा बड़ा ड्रा करना चाहते हैं, तो क्या टेक्निक होगी। जैसे कि देखो आपके पास वही वर्ड है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इसको आप लिखना चाहते हैं 10 की हेड से,
आपको ये पता है 7 और 5 का कॉम्बिनेशन है, 7 की हाइट है और 5 की विड्थ है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड आपको पता है। पर अभी आप लिखना चाहते हैं 10 mm हाइट के हिसाब से, ठीक है, 10 mm हाइट के हिसाब से आप लिखना चाहते हैं। क्लियर? तो देखो आपने क्या करना है, जैसे मैं H लेटर लिखने जा रहा हूँ, 5/7 इंटू 10 कर लो, ठीक है। कितना आपके पास आंसर आ जाएगा? 7.1 mm, मतलब राउंड फिगर में आ गया आपके पास 7 mm, ठीक है। तो देखो इसकी जो हाइट है 10 mm हो चुकी है हाइट, जो इसकी विड्थ है वो बन चुकी है 7 mm। अगर आपने इसी वर्ड को 14 की हाइट से लिखना है, मान लो गिवन हाइट है आपके पास 14 mm, ठीक है, हाइट, तो आप 14 की हाइट से लिखना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है। 5.7 जो स्टैंडर्ड है, 7 की हाइट से 5 की विड्थ मैच करती है, ठीक है, इंटू 14 कर लिया तो कितना आपके पास आ गया? 10 mm की विड्थ। मतलब यही वर्ड होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो आप लिखने लगे हैं, तो इसमें जो H आएगा वो आएगा 14 की हाइट से, जो इसकी विड्थ है वो बनेगी आपकी 10 के हिसाब से बनेगी आपकी विड्थ, ठीक है। ये टेक्निक है 14 और 10 के हिसाब से लिखने की, ठीक है। जब आप लिखते हैं लेटर W और MILJ, उस वक्त क्या करना है? जैसे आपके पास वर्ड है वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, आपने W लिखना है, ठीक है। नॉर्मली इसका जो स्टैंडर्ड है 7:8 है, ठीक है। जब आप लिखना चाहें इसे 14 की हाइट के हिसाब से, तो फिर क्या करना है? फिर आपको करना पड़ेगा 8/7 इंटू 14, ठीक है। ये आपके पास विड्थ बन जाएगी 16 mm, मतलब 14 की हाइट से 14 की हाइट के हिसाब से इसकी विड्थ बनती है 16 mm जब आप 14 की हाइट लेते हैं। इसी तरह अगर आपने वर्ड मोंकी लिखना है और लेटर आपने M लिखना है, जो M का स्टैंडर्ड है वो आपको पता है, M का स्टैंडर्ड कितना है? 7:6। देखो जब आप नॉर्मली लिखते हैं, देखो जब आप लेटर लिखते हैं M, ठीक है, ये तो मैंने नॉर्मली कॉपी के ऊपर M लिखा है, तो जब आप कॉपी के ऊपर M लिखते हैं तो जैसे मर्जी लिखो, पर ड्राइंग शीट के ऊपर जब आप M लिखेंगे तो M की शेप आपकी होनी चाहिए बिल्कुल नीचे टच होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली कॉपी में जैसे मर्जी लिखो, पर शीट के ऊपर पूरा आपका M ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, जब M के बारे में आप लिखते हैं 7:6 आप लिखेंगे, ठीक है। 7 इज़ ए हाइट और 6 इज़ ए विड्थ, ठीक है। अगर आप 14 के हाइट के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो 6.7 आ जाएगा। जब आप लाइन लिखना चाहते हैं तो L लेटर ड्रॉ करना चाहते हैं तो L का जो स्टैंडर्ड है वो होगा 4/7। हाइट आप 10 चूज़ करो 14 चूज़ करो, वो आप पे डिपेंड करता है, पर 4/7 के हिसाब से आप इसकी विड्थ निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपने ख्याल देना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपने 5-7 से ही लिखना है, 7-5 और 7 हाइट और 5 विड्थ के साथ ही लिखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको हाइट इंक्रीज़ भी करनी पड़ सकती है, तो हाइट इंक्रीज़ करेंगे तो विड्थ भी इंक्रीज़ होगी, तो विड्थ कैसे इंक्रीज़ होगी ये अभी हमने देखा है, ठीक है। मैं फिर दोबारा बताता हूँ, जो 21 लेटर्स हैं उनकी हाइट जो उसकी विड्थ है वो तो सेम ही है, 5 की चलेगी, 7 के साथ 5 चलेगी। सिर्फ 5 लेटर हैं जो डिफरेंट है, IJL M और W, ठीक है। इनकी जो विड्थ है थोड़ी डिफरेंट है, बाकी सभी की सेम ही है, 7 के हिसाब से 5, ठीक है। बाकियों की आपने कुछ लेटर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इसका थोड़ा चेंज करना है। और जब आप शेप ड्रॉ करते हैं W की, तो ये याद रखना कि W में ये लाइनें इंक्लाइंड होती है, और जो M होता है उसकी जो लाइनें एक्चुअल में शीट पे लिखते वक्त वो बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है।
और एम जब आप लिखेंगे बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। गोथी का भी ख्याल देना है, और थिकनेस आप जो चूज़ करेंगे सिंगल स्ट्रोक या डबल स्ट्रोक उसका भी ख्याल देना है, ठीक है। ऐसे ही आपका पूरा मतलब सेंटेंस सही तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर। अभी आपने क्या देखा है, एक तो आपने देखा है वर्ड्स कैसे लिखने हैं, उससे कॉम्पोजिशन कैसे सेट करनी है, ठीक है। गोथिक लेटर के बारे में आपको बताया। अब आगे देखेंगे लाइंस के बारे में, कुछ जो ड्राइंग में आप इस्तेमाल करते हैं लाइंस। देखो जैसे मेरे पास ये शेप है, ये शेप मेरे पास है रेक्टेंगल की, ठीक है। ये शेप है मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ओके। जब भी आप कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप शीट के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो उस वक्त आपने क्या ख्याल देना है कि जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे ना, ये आपकी है, इस लाइन को आप कहते हैं कॉन्टिन्यूस थिक लाइन। जो शेप मैंने ड्रॉ की है वो ड्रॉ की है मैंने कॉन्टिन्यूस थिक लाइन के साथ। कहने का मतलब ये है इसकी जो ऑल ओवर बाउंड्री की थिकनेस है वो सेम है, ठीक है। जब इसकी आप डिमेंशन बताते हैं, जैसे कि इसका जो साइज़ है ये है 60, क्योंकि इसमें जो हम यूनिट लेते हैं वो रहते हैं मिलीमीटर के हिसाब से, तो 60 का मतलब हो गया 6 सेंटीमीटर, पर हम 60 ही लिखेंगे। और ये जो इसकी जो वर्टिकल लेंथ है ये है 20, ओके। तो 60 और 20 का कॉम्बिनेशन है। जो इसकी डिमेंशन होती है ना वो होती है लाइट पेंसिल के साथ। तो दूसरी लाइन मेरे पास है कॉन्टिन्यूस थिक थिन लाइन। थिन लाइन का मतलब होता है फॉर लाइट पर्पस। जैसे डिमेंशन लाइन हो चुकी है, इसकी आपने लेंथ वगैरह बता रहे हैं कितनी है। जब आप लाइट लाइन से कुछ लिखेंगे वो होगा मतलब डिमेंशनिंग के लिए, ठीक है। और भी कई जगह पे यूज़ होगी, पर स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ। थिक और थिन में थिक होगी आपकी आउटर लाइंस, जो किसी भी शेप की आउटर लाइंस है वो थिक लाइन से होगी। जब आपने उसका साइज़ बताना है, डिमेंशन बतानी है, तो आप चूज़ करेंगे कॉन्टिन्यूस थिक थिन लाइन, ठीक है। आगे देखो, आगे आपके पास है हिडन लाइन। ये हिडन लाइन ऐसे बनती है, देखो, ठीक है। इसको आप कहते हैं मिसिंग लाइन या फिर हिडन लाइन। मिसिंग लाइन या फिर हिडन लाइन। देखो मिसिंग लाइन या हिडन लाइन क्या चीज़ है, ये होती है किसी शेप की बैकग्राउंड दिखाने के लिए। जैसे मैं देखो एक 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका एक 3D बॉक्स बन रहा है, ठीक है। इसमें देखो जो बैक वाले पोर्शन है कौन से हैं, ये इसके बैक है, ठीक है। इसको आप हिडन लाइन से ड्रॉ करेंगे, इसको भी इरेज करके आपकी ऐसे लाइन बनेगी। जो लाइंस, जो एजेस आपको फ्रंट में नहीं दिखते, देखो एक तो आपको ये एज नहीं दिखेगा फ्रंट में, ये भी बैक वाला एज है ये भी नहीं दिखेगा, और ये भी एज बैक है, ठीक है। जो एज बैक के हैं, जब भी आप कोई शेप ड्रॉ करेंगे जिसमें आपको बिहाइंड पोर्शन, जब बिहाइंड एज दिखाना है उसको आप दिखाएंगे मिसिंग लाइन के साथ, मतलब हिडन लाइन के साथ दिखाएंगे आप, ठीक है। तो ये लाइन भी आपने यूज़ करनी है। आगे देखो, आगे आपकी है सेक्शन लाइन। ये लाइन आपकी ऐसे बनती है, जिसको आप कहते हैं, दो इसके पोर्शन डार्क है, ठीक है। इसको आप कहते हैं सेक्शन लाइन, या इसे कहते हैं कटिंग प्लेन, ओके। ये जो लाइन आप देख रहे हैं सेक्शन लाइन या कटिंग प्लेन, इसका इस्तेमाल होता है किसी शेप को काटने के लिए।
ये चीज़ आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी इसका, क्योंकि पूरा चैप्टर है। जब आपका 8th या 9th लेक्चर होगा तो हम कटिंग प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा, ठीक है। और कटिंग प्लेन में आप देखेंगे किसी शेप को कट करने के क्या क्या मेथड है, ठीक है। जब आप देखेंगे शेप को कट करने के मेथड्स, तो उसमें आप देखेंगे कटिंग किस किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो जिसको आप कहते हैं कटिंग प्लेन या फिर सेक्शन लाइन, ठीक है। आगे देखो, सेक्शन लाइन, कटिंग प्लेन, मिसिंग लाइन। आगे आपके पास है एक्सिस लाइन। जो एक्सिस लाइन है आपकी, ये होती है आपकी सेंटर लाइन, ये बनती है ऐसे। क्लियर। ये आपने शो करना है किसी शेप का सेंटर। जैसे देखो, जैसे ये मेरे पास एक वर्टिकल रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल का अगर सेंटर निकालना है तो ऐसे बनेगा इस लाइन के साथ। ये जो लाइन ऐसे एक्सिस है, ये शो करता है किसी शेप का सेंटर इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, बनेगा, ठीक है। और बिल्कुल सेंटर में, अगर इसकी जो लेंथ है 30 mm है, 15-15 mm का दोनों पास से बराबर का डिफरेंस है, और सेंटर में बनेगी वर्टिकल लाइन, जिसे कहते हैं एक्सिस लाइन या सेंटर लाइन, ठीक है। अभी तक आपने 5 लाइनें की हैं, एक्सिस लाइन, सेक्शन लाइन, मिसिंग लाइन, और पीछे हमने की है देखो कॉन्टिन्यूस थिक लाइन और थिन लाइन, ठीक है। ये अभी तक आपने 5 लाइनें अभी तक की हैं। आगे आपके पास है जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन, ठीक है। ये लाइन आपकी बनती है इस तरह, ठीक है। ये लाइन का जो इस्तेमाल है, मतलब है फर्स्ट सेमेस्टर की ड्राइंग में नहीं होता, पर लाइन आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर एग्जाम में आ जाता है कि ड्रॉ नीड स्केच ऑफ द जिगजैग लाइन, तो ये ऐसे बनानी है, ठीक है। मतलब इसका इस्तेमाल आपके पहले सब्जेक्ट, पहले सेमेस्टर की ड्राइंग है उसमें नहीं है, ये आगे जाके आपको जरूरत पड़ती है मशीन ड्राइंग में, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसकी जरूरत नहीं है, पर ये लाइन इस शेप में डलती है, ठीक है। ये आप, ये अभी तक आपने देखे नंबर ऑफ लाइंस। उसके बाद देखो कुछ सिंबल्स भी होते हैं। सिंबल का मतलब ये होता है, देखो इसमें आपने ना कुल 15-20 सिंबल याद करने हैं जो आपके सिलेबस में है। जब भी आप कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे, जैसे मशीन स्ट्रक्चर है, या कोई वुड का स्ट्रक्चर है, या कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, तो हम वर्ड्स नहीं लिखते इट्स मेड बाय द वुड, इट इज़ मेड बाय कंक्रीट और मेटल, तो हम ड्रॉ करते हैं सिंबल, ठीक है। तो कुछ सिंबल आपने याद करने हैं, और ये सिंबल आपने ड्रॉ करने एक रेक्टेंगल के अंदर ही। जैसे कोई भी डिमेंशन का एक रेक्टेंगल ले लो, ठीक है। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर मैं इस तरह का सिंबल ड्रॉ करता हूँ, एक बहुत ही इजी सिंबल है ये, अपने सिंबल को देख के आपको समझ भी हो गया, आ गया होगा। ये सिंबल है लिक्विड का, ठीक है। अगर आप कोई भी फ्लूइड, लिक्विड, केरोसिन, पेट्रोल या फ्यूल ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका इस तरह बनेगा सिंबल, ठीक है। उसके बाद है देखो सिंबल ऑफ ग्लास। जब आप इस तरह के शेड ड्रॉ करते हैं, शेड, जब आप इस तरह के शेड ड्रॉ करते हैं, तो ये सिंबल है ग्लास का, ठीक है। उसके बाद देखो एक रेक्टेंगल के अंदर जब आपने नंबर ऑफ ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर दिए इस तरह, ठीक है, ऐसे ऐसे डॉट्स बना दिए, तो ये सिंबल है स्टोन्स या कंक्रीट का, ठीक है। जब आपने
एक रेक्टेंगल के अंदर 45 के एंगल के हिसाब से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह। तो ये सिंबल है मेटल का, और ये कौन सा मेटल है? कास्ट आयरन। ठीक है, ये कास्ट आयरन का आपने ड्रॉ किया है सिंबल। ठीक है, आगे देखो, अगर आपने एक रेक्टेंगल के अंदर कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना दिया, ठीक है, तो ये सिंबल है अर्थ का, लैंड का। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने रेक्टेंगल के अंदर वुड के सिंबल को दिखाना है, तो वुड के लिए आपके फ्री हैंड लाइन्स है। ठीक है, अगर आपने इस तरह की कुछ शेप बना दी तो ये सिंबल है वुड का। देखो, जो आपका पहला सेमेस्टर है उसमें तो सिर्फ आपने एक रेक्टेंगल के अंदर ही सिर्फ सारा कुछ दिखाना है। जब आप कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर ये इस तरह के शेड ड्रॉ करने हैं। ये शेड ही आपको बताएंगे कि ये किस चीज़ का सिंबल है। ठीक है, ये मैंने अभी कुछ सिंबल ड्रॉ किए हैं। कुछ सिंबल ड्रॉ किए हैं, जैसे लिक्विड का, ग्लास का, स्टोन का, कास्ट आयरन का, अर्थ का और वुड का। इस तरह के प्रॉपर आपने 10 से लेकर 16 तक सिंबल याद करने हैं, और सभी के सभी रेक्टेंगल के अंदर ही ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो ये भी आपके सिलेबस में है और बहुत सिंपल है। कोई भी डायमेंशन का रेक्टेंगल लो, जो अंदर की डिज़ाइन स्ट्रक्चर है वो इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी चीज़ आपको समझ आ चुकी है। आगे देखते हैं। देखो, पहले मैंने आपको बताया लेटर के बारे में। ठीक है, लेटर के साथ आपने कुछ और चीज़ों को ध्यान देना है एक्चुअल शेप में। जैसे अभी आप स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, जो आप ए ड्रॉ करेंगे, डिज़ाइन वाला ए नहीं ड्रॉ करना है, एक सिंपल ए ड्रॉ करना है जिसकी शेप ए बी सी डी, इसकी जो शेप है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। मोस्टली जी में हमारे पास कई बार गलती हो जाती है। जो जी की शेप है, जी की शेप, अगर उसमें आप इस तरह का गैप देते हैं तो ये चीज़ गलत है। जी की शेप आपने इस तरह देनी है, जी। ठीक है, आई में आपने लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ये गलत है। आई इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब आप के लिखते हैं तो के में भी आपने ख्याल देना है इस तरह, क्योंकि नॉर्मली कॉपी में हम के ऐसे भी लिख देते हैं, ये गलत तरीका है। ठीक है, अगर स्मॉल लेटर वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, अगर स्मॉल ए भी लिखना है तो स्मॉल ए ऐसे बनेगा। ओके, ये स्मॉल ए। तो इस तरह की आपने शेप लिखनी है ए से लेकर जेड तक, ओनली कैपिटल लेटर में। हम अभी कैपिटल की बात कर रहे हैं, स्मॉल लेटर में कभी वैसे लेटर्स अभी तक पेपर में कभी आए नहीं। मैंने वैसे आपको एग्जांपल दी है कि स्मॉल लेटर में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ए से लेकर जेड तक। जैसे आर की शेप है, आर के वक्त आपने ख्याल देना है कि आर की लाइन यहाँ से लिखेंगे, गलत है। आर की आपकी लाइन ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। और जैसे कि शेप आपके पास है डब्ल्यू, डब्ल्यू की आपकी लाइन दोनों एंगल पे होनी चाहिए, तिरछी होनी चाहिए। ठीक है, और विड्थ मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, इसकी जो विड्थ है वो होगी 8 वाई के टाइम। ठीक है, तो ए से लेकर जेड तक जब आप शेप लिखेंगे तो पहले सोच लें कि शेप एक्चुअली में आपने कैसे सीखी हुई है। ठीक है, कोई मतलब फ्री हैंड स्केच के साथ शेप नहीं बनानी। जब आप न्यूमरल लिखते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 0 सबसे पहले मैंने लिख दिया। इनकी जो रेशो होती है ये होती है 7:4। 7 इज़ ए हाइट और 4 इज़ ए विड्थ सभी की। ठीक है, 1 की है 7:1।
ठीक है। 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो न्यूमरल में भी आपने सेम थिकनेस से लिखना है जैसे अल्फ़ाबेट में आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। और 0 से लेकर जब आप 9 तक लिखेंगे तो हाइट आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया कि हाइट इंक्रीज़ करने का क्या मेथड है, ठीक है। आगे देखो थोड़ा सा और, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप स्केच कैसे बनाते हैं। देखो ये जो आपने शेप बनाई है ये आपकी है 3D ऑब्जेक्ट, जिसमें आपको 3 दिख रहे हैं व्यू। ऊपर का जो व्यू है ये है टॉप व्यू, ये व्यू को आप ले सकते हैं साइड व्यू, ये व्यू आपके पास है फ्रंट व्यू, ठीक है। ये आपके पास 3 व्यू है। जब आप पीस का मैन्युफैक्चर करना होता है ना आपने, तो ये शेप तो सिर्फ आपको ये बताती है कि जो शेप प्रोडक्शन बन जाएगी उसकी, उसके बाद आपका जो शेप देखने में ऐसे लगेगी आपको फ्रंट टॉप और साइड में। पर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम आपको ज़रूरत होती है इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू की। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है जैसे इसके 6 व्यू बनते हैं। देखो एक तो बन गया फ्रंट, एक होगा लेफ़्ट साइड व्यू, इसका ऑपोजिट होगा राइट साइड व्यू, फ्रंट के ऑपोजिट होगा बैक साइड व्यू, और टॉप के ऑपोजिट होगा बॉटम व्यू, ठीक है। फ्रंट, बिहाइंड, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट, तो टोटल 6 व्यू होते हैं। तो अगर आप सभी व्यू को डिवाइड कर देते हैं ना तो वो होता है ऑर्थोग्राफिक। जैसे ये देखो, जैसे फ्रंट व्यू, अगर मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये शेप है फ्रंट की, ठीक है। अगर फ्रंट में कोई होल है तो ये होल यहाँ भी कंसीडर होगा, ठीक है। टॉप में भी अगर एक होल है तो टॉप में भी आपका होल आएगा। ये देखो 2 व्यू बन चुके हैं, ये है फ्रंट और ये हो चुका है आपका टॉप व्यू, ठीक है। ये साइड व्यू, साइड व्यू के अंदर कोई भी होल नहीं है, तो यहाँ पर आपने ड्रॉ किया साइड व्यू, ठीक है। क्लियर। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आप स्केच बनाएंगे मोस्टली वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्थोग्राफिक ही होते हैं। मतलब आपने किसी शेप के व्यू को डिवाइड करना है, फ्रंट, टॉप और साइड, इन तीनों व्यू को आपने डिफरेंट ड्रॉ करना होता है, ठीक है। मोस्टली हम 3 व्यू ड्रॉ करते हैं, फ्रंट, टॉप और